हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आप सभी को जिस प्रकार से भली भांति आप इस बात से परिचित हैं कि हम जो है आपको प्रीवियस पेपर जो है उसका हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको प्रीवियस पेपर जो है वो हल करवाए जा रहे हैं। 2016 का हमने पेपर देखा, प्रीवियस पेपर, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पता यह चला कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें मास्टर कैडर हिंदी में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आगे जो है हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं साथ ही साथ कि आगे जो हमारी आगामी परीक्षा होने वाली है मास्टर कैडर हिंदी से, उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2016 का हमने पेपर देखा, तत्पश्चात हमने 2017 का पेपर देखा, जिसमें कि हमने पार्ट ए को दो जो है हमने देखा था, जिसमें 1 से लेकर 50 यानी कि 50 तक हमने जो है क्वेश्चन हल किए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे 51 यानी कि 51 से लेकर 100 यानी कि 100 तक जितने भी प्रश्न है हम उनको देखेंगे। 50-50 क्वेश्चन बैठते हैं, हम इनको देखेंगे, हम इनको हल करने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इन्हें बड़े ही ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, अन्यथा ये ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसी क्वेश्चन से संबंधित उसी जो कह लीजिए राइटर जो है, जो कवि है, जो लेखक है, उसी से संबंधित अन्य जो है उसकी रचनाएं भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आप जो है बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, हम जो है आरंभ करने जा रहे हैं हमारा पार्ट बी 2017 का पेपर, पार्ट बी। आज हम पार्ट बी के जो प्रश्न है उन पर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। इससे पहले साथियों आपसे बता दें कि मास्टर कैडर साइंस केमिस्ट्री और मास्टर कैडर साइंस फिजिक्स, ठीक है, और इसके लिए आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी और पीडीएफ नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो है बिल्कुल आप कह लीजिए कि तसल्ली बख्श जो है आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके टॉपिक से बनकर, आपके विषय से बनकर आपके समक्ष आ सकते हैं और आप किस प्रकार उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप किसी भी मास्टर कैडर से संबंधित है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मास्टर कैडर हिंदी से है, पंजाबी से है आप, ठीक है, इंग्लिश से संबंधित है, मैथ से संबंधित है, किसी भी मास्टर कैडर से आप संबंध रखते हैं, संबंधित हैं, आपका विषय जो है अलग अलग है, जैसे कोई भी है, ठीक है, हिंदी पंजाबी कोई भी है, तो आप उसके लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसके लिए आपको जो है स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी बखूबी तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। ठीक है, इसी के साथ हम अपना जो है क्वेश्चन का प्रश्न का जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम है। यानी कि हरिदासी जो संप्रदाय था उस समय आपको ये मालूम है कि अलग अलग संप्रदाय चले थे। जब हमने कृष्ण काव्य किया था तब हमें पता लगा था कि जैसे कि अलग अलग संप्रदाय चले, उन्हीं में से एक संप्रदाय था हरिदासी संप्रदाय। तो उसको अन्य नाम से किस नाम से पुकारा जाता था? तो ए राधा वल्लभ संप्रदाय। तो चार विकल्प हैं हमारे पास, हमने सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो पहला हमारा है राधा वल्लभ संप्रदाय। बी विकल्प में हमारे पास है निम्बाक संप्रदाय। ठीक है, यहां छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको यही हम सही कर लेते हैं, निम्बाक संप्रदाय। सखी संप्रदाय सी ऑप्शन में है। डी में हमारे पास है गौड़ीय संप्रदाय। तो ये हमारे पास चार संप्रदाय हैं। तो इनमें से जो हरिदासी संप्रदाय है उसे अन्य नाम से यानी कि अन्य नाम यानी कि दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था। वो दूसरा नाम कौन सा है? तो वो दूसरा नाम हमारे पास जो है वो है सखी संप्रदाय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय को, दूसरा नाम है, या हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है हरिदासी संप्रदाय हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
पलटू साहब किस काल के कवि हैं? पलटू साहब जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हम देखते हैं हमारे विकल्प में क्या है। ए में हमारे पास है आदिकाल, ठीक है, जिसे आरंभिक काल भी कहा जाता है, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, सिंध समांत युग भी कहा जाता है। यानी कि भिन्न भिन्न लेखकों ने, भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इसे जो है अपने मतानुसार अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, सी भक्ति काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल आप सभी को मालूम है कि भक्ति काल में जो है भक्ति बहुत प्रभावित हुई थी, लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए जो है भक्ति का प्रभाव हुआ था, इसीलिए इस काल का नाम भक्ति काल है। अब बात आती है डी रीति काल की। तो रीति परंपरा को निभाया गया है ना, तो इस कारण इस काल को रीति काल कहा गया। तो पलटू साहब हमने देखना कि किस काल के हैं, तो पलटू साहब हैं वो रीति काल के हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि पलटू साहब किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य तो कौन सा है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी विष्णुप्रिया। तो कौन सा है खड़ी बोली का महाकाव्य? तो खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्रिय प्रवास। तो हरिओत जी की रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है? हरिओत जी की। हरिओत जी की रचना है प्रिय प्रवास। और ये महाकाव्य है, जैसे कि हमारा प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ठीक है, हरिओत जी की रचना है। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1914। 1914 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। किसका? प्रिय प्रवास जी का। हरिओत जी की रचना है, यहां पर है ना। तो प्रिय प्रवास 1914 में जो है लिखा गया। इसी के साथ सरग कितने हैं भाई इसमें? तो सरग इसमें कितने हैं? 17 सरग है, ठीक है। और इसी के साथ हमें यह भी देखने को मिलता है इसका जो प्रिय प्रवास है इसमें मूल भाव क्या है? इसमें मूल भाव जो है, मूल भाव क्या है? रति, ठीक है, ठीक है। इसका सॉरी, इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव रति नहीं है, इसका मूल भाव क्या है? प्रेम। मूल भाव क्या है इसमें? प्रेम। तो साथ ही साथ जो प्रिय प्रवास में राधा है वो क्या है? लोक नायिका है, लोक सेविका, यानी कि लोगों की भलाई के काम करती है, ठीक है। तो इसमें एक नवीन राधा का चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ लोक नायिका है, लोक सेविका है, मूल भाव प्रेम है, 17 सरग है, प्रकाशन इसका 1914 में हुआ और प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि हरिओत को जो है कवि सम्राट भी कहा जाता है। हरिओत को कवि सम्राट भी कहा जाता है, कवि सम्राट भी कहा जाता है किससे? हरिओत जी को। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, ठीक है, उन्होंने जो गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का इन्हें सूरदास कहा गया है। और इसमें जो राधा का वर्णन है, राधा जो है उसका विरह वर्णन है ना। तो विरह वर्णन जो है वो कौन से सरग में है? जो चौथे या चतुर्थ सरग में है। चौथा सरग जो है विरह वर्णन का है। तो इतनी बखूबी में आपको जानकारी दे दी गई है। हो सकता है आपसे जो है सर्ग पूछ ले, आपकी बार आपको मूल भाव पूछ सकते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रकाशन कब हुआ, है ना, किसकी रचना है, विरह वर्ण किसमें है, कौन से जो कहते हैं हम सरग में है,
है ना। तो आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा, तो बहुत से क्वेश्चन हमें यहां से मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये तथ्य करवा दिए गए हैं ताकि आपको ये है, साथ ही साथ आपको इसके बारे में भी जो है जानकारी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 54 है। ठीक है, तो भारतेंदुकालीन रस कलश रीति ग्रंथ के रचिता कौन है। तो रीति जो ग्रंथ है, रीति ग्रंथ कौन सा है, रस कलश। तो इसके रचनाकार कौन है, ए नाथूराम शर्मा शंकर, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो हरियोध जी जो है इसके रसकार माने जाते हैं। रीति ग्रंथ है ये हमें पहला पता लग चुका है। ठीक है, साथ ही साथ हरियोध जी का जन्म भी आपको बता दे कि हरियोध जी का जन्म जो है वो 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था। द्विवेदी कालीन कवि हैं, द्विवेदी यानी के महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी कालीन कवि माने गए हैं। द्विवेदी कालीन कवि है कौन, हरियोध जी। 1965 में इनका जन्म हुआ। द्विवेदी कालीन कवि है हरियोध जी, क्योंकि इन्होंने द्विवेदी काल में लिखा। देखो 1914 में इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, है ना। तो इस प्रकार से इनकी लेखनी जो है वो अधिकतर जो है द्विवेदी काल में चली। साथ ही साथ ये ब्रज भाषा में भी लिखते हैं और खड़ी बोली में भी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का इन्होंने बखूबी रूप में जो है प्रयोग किया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है रीति ग्रंथ है, आप सभी को मालूम है क्योंकि ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन में हमारे कि ये रीति ग्रंथ है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि रस रूप जो नायिका है ना, रस रूप नायिका भेद ऋतु वर्ण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर रस रूप नायिका जो है उसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जो है ऋतु वर्णन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऋतु वर्णन भी हमें देखने को मिलता है हरियोध जी के इस काव्य में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि रीति काल के शुद्ध नीतिकार नीति काव्यकार कवि कौन है। रीति काल के जो शुद्ध नीति काव्यकार कवि कौन माने जाते हैं, ए भगवान दीन यानी कि लाला भगवान दीन, बी मुशरी देव, सी राम सहाय दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो रीतिकाल के शुद्ध नीतिकार काव्य कवि हैं, तो कौन माने गए हैं, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, राम सहाय दास। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उमर खवाइयों की रुबाइयों का प्रभाव निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाओं पर है। ठीक है, उमर खवाइयों की जो रुबाइयां हैं उसका प्रभाव हमें किसकी आरंभिक रचनाओं पर देखने को मिलता है। तो कौन है वो हमारे हैं, ए ऑप्शन में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी जानकी भल्लभ शास्त्री, डी महादेवी वर्मा। तो कौन है वो हमारे जो उमर खवैयों की रुबाइयों का प्रभाव हमें आरंभिक रचनाओं पर देखने को मिलता है, वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं पर आरंभिक जो रचनाएं उसमें उमर खवैयों की रुबाइयों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। तो अब थोड़ा सा हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है, ठीक है, 1907 में हुआ। किनका, बच्चन जी का। तो बच्चन जी का जो जन्म है वो 1907 के अंतर्गत हुआ। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है मधुबाला, मधुशाला, है ना, मधु कलश, ठीक है, निशा निमंत्रण, ठीक है, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे, ठीक है, बुद्ध और नाचगर,
आदि बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो है खादी के फूल जो कि बच्चन जी के साथ मिलकर लिखी इन्होंने, खादी के फूल बच्चन के साथ मिलकर रचना की। हालावाद के प्रवर्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हमारे क्या है, हालावाद के प्रवर्तक। ठीक है, साथ ही साथ आत्मानुभूति के कवि भी माने जाते हैं ये, आत्मानुभूति के कवि, आत्मानुभूति के कवि। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें जो है कवि प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है। प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है। और दो चट्टाने नाम से एक इनकी रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दो चट्टाने को। ठीक है, दो चट्टाने, ये आपको जो है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ साथियों आपको इसका जो है ये जो है बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि हो सकता है इनमें से आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो थोड़ी सी आपको यहां पर जानकारी दे दी गई है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो आगे चलते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ से ज्ञानपीठ से सम्मानित कृति कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कौन सी कृति है जो कि ज्ञान पीठ से जो है सम्मानित है। ए उर्वशी, बी ऋषिमरथी, सी संस्कृति के 4 अध्याय, डी रेणुका। तो रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ से सम्मानित जो कृति है वो है उर्वशी। उर्वशी जो है ज्ञानपीठ जो है से सम्मानित इनकी जो रचना मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसी के अलावा जो है रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, हुंकार, रसवंती, ठीक है, रेणुका, हुंकार, रसवंती और जो है उर्वशी, ये तो आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र आदि जो है इनकी रचनाएं मानी जाती है। तो इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा कि युद्ध जो है किसी बात का विकल्प नहीं है, कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। तो जो है युद्ध की जो विसंगतियां हैं, इसकी युद्ध की जो दुष्परिणाम है, उनके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है लिखा है। ठीक है, तो उर्वशी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा क्या है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ए कविता है ठेठ हिंदी का ठाठ, बी निबंध है, सी कहानी के रूप में है, डी या उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ कृति जो है वो एक उपन्यास है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, और अन्य उपन्यास है अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, और साथ ही साथ इनका है आगे वेनिस का बांका,
ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। तो अधकिला फूल, वेनिस का बांका, ठीक है, वेनिस का बांका आदि इनके उपन्यास है। ये किनके हैं? ये हरिओज जी के उपन्यास है। तो ये हरिओज जी के उपन्यास माने जाते हैं। तो हरिओज जी के उपन्यास हमें यहाँ देखने को मिले, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के जनक, ठीक है। हिंदी में तिलस्मी और एआरी ये किसने आरंभ किया, किसने शुरू किया, कौन जनक माने जाते हैं इनके? तो ए है ब्रजनंदन सहाय, बी बलदेव प्रसाद मिश्र, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी देवकी नंदन खत्री। तो हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यासों के जनक कौन है? तो वो है देवकी नंदन खत्री। तो इनकी जो उपन्यास है इनके जो काफी जो हम मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, तो वो है चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, साथ ही साथ इनका है चंद्रकांता स्थित, चंद्रकांता संस्कृति, ठीक है। और इसी के साथ इनका एक जो उपन्यास है भूतनाथ, तो वो क्या है? अधूरा उपन्यास है, ठीक है, अधूरा है। देवकी नंदन खत्री जी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए अपनी जो है रोचकता के लिए। ये क्या है कि उपन्यास के माध्यम से पाठक को जो है रोचकता से बांधे रखते हैं। जब तक पाठक पूरा इनका उपन्यास ना पढ़ ले, कहते हैं कि वो उठता नहीं है, उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। तो बहुत से अहिंदी भाषी थे जिन्होंने जो है चंद्रकांता को पढ़ने के लिए, चंद्रकांता स्थित को पढ़ने के लिए जो है हिंदी को सीखा था। चंद्रकांता स्थित को जो है पढ़ने के लिए जो है जो अहिंदी भाषी थे, जो कि हिंदी भाषा को नहीं जानते थे, उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा, है ना, मुख्य रूप से इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो देवकी नंदन खत्री जो है अपनी जो कथानक है उसमें कौतूहलता बनाए रखते हैं, रोचकता बनाए रखते हैं। तो देवकी नंदन खत्री बिल्कुल राइट आंसर है कि तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों के जनक हैं। आगे हमारे पास है प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? कौन से हैं जो कि बड़े ही अक्खड़ स्वभाव के थे उपन्यासकार? तो वो कौन है? तो हमारे पास है ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी शिवपूजन सहाय, सी पांड्य वेचन शर्मा उग्र, और डी विनय मोहन शर्मा कौशिक, ठीक है, विनय शर्मा कौशिक, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन से उपन्यासकार हैं जो कि अक्खड़ थे। तो अक्खड़ जो उपन्यासकार माने गए हैं वो है हमारे पास सी पांड्य वेचन शर्मा उग्र। तो पांड्य वेचन शर्मा उग्र ने लिखा चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, ठीक है, चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, बधुआ की बेटी, और घासलेटी साहित्य इनके साहित्य को कहा जाता है। घासलेटी साहित्य कहा जाता है इनके साहित्य को, ठीक है। इनके साहित्य को क्या कहा जाता है? घासलेटी। तो पांडे वेचन शर्मा जो पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हैं, इन्होंने क्या है अपनी प्रारंभिक जो कहानियां थी, प्रारंभिक जो कहानियां थी, इन्होंने अष्टावक्र नाम से लिखी, ठीक है, अष्टावक्र नाम से इन्होंने लिखी थी अपनी प्रारंभिक कहानियां, ठीक है। तो हमारे थे ये पांडे वेचन शर्मा उग्र जी। हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि ये प्रेमचंद युग में अक्खड़ स्वभाव के जो माने जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जीवनी परक उपन्यास है। अब हमने बताना है कि जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। ए झूठा सच, बी भूले बिसरे चित्र, सी खंजन नयन, डी गुनाहों का देवता। तो निम्नलिखित में से जीवनी परक उपन्यास जो है वो हमारे पास है खंजन नयन।
खंजन नयन जो है हमारा जीवनी परक उपन्यास माना जाता है, जो कि सी ऑप्शन में हमारे पास है। अमृतलाल नागर जी का है, अमृतलाल नागर जी ने लिखा, ठीक है, क्या लिखा? खंजन नयन, खंजन नयन। तो ये खंजन नयन जो है ये किस पर है? ये जो है सूरदास पर है, सूरदास पर रचित है, सूरदास पर रचित है, जिसपे कि सूरदास का व्यक्तित्व जो है उसका वर्णन किया गया है। सूरदास का व्यक्तित्व जो है उसका वर्णन किया गया है। सूरदास जी का व्यक्तित्व का वर्णन जो है हमें खंजन नयन में देखने को मिलता है। एक जो है अमृतलाल नागर ने लिखा मानस का हंस, मानस का हंस। तो मानस का हंस में क्या है कि हमें जो है तुलसीदास के जीवन के बारे में पता चलता है, तुलसीदास के जीवन के बारे में है मानस का हंस, और खंजन नयन जो है वो सूरदास जी के बारे में है। इसमें सूरदास जी का जो है वर्णन जो है व्यक्तिगत रूप में जो है वर्णन किया गया है, और मानस का हंस तुलसीदास जी का वर्णन है। ठीक है, तो आगे चलते हम। हिंदी, हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो लेखिका का महिला का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो ए राजेंद्र बाला घोष, बी ऋतुपर्ण घोष, सी अन्नपूर्णा, डी होम देवी, सॉरी होमवती देवी। तो कौन सी है पहली कहानी लेखिका? तो पहली कहानी लेखिका हमारे पास है राजेंद्र बाला घोष। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बहुचर्चित कहानी तीसरी कसम के लेखक कौन है? बहुचर्चित कहानी जो है तीसरी कसम के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो कौन है? ए प्रेमचंद जी, बी कृष्णा सोबती, सी ऑप्शन में हमारे पास है फणीश्वर नाथ रेणु, डी ऑप्शन में है सुदर्शन। तो बहुचर्चित कहानी जो है तीसरी कसम वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, आंचलिक जो है लेखक हैं, आंचलिक आंचलिक लेखक है रेणु जी। साथ ही साथ तीसरी कसम जो है इन पर जो एक फिल्म भी बनाई गई है, ठीक है, तीसरी कसम जो है इस पर हमें एक जो है एक फिल्म भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो है हीरा मन जो है गाड़ीवान होता है, ठीक है, उसकी जो मनोव्यथा है, उसकी कथा जो है वो उसका वर्णन जो है रेणु जी ने बड़े ही रोचक रूप में किया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी व्यंग लेखन संकलन के लेखक कौन है? ए शरद जोशी, बी हरिशंकर परसाई, सी श्रीलाल शुक्ल, डी विवेकी राय। तो सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी जो है इसके व्यंग लेखन संकलन के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई। तो हमारा साथियों जो हरिशंकर परसाई है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी ने सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी आदि जो है लिखी, ठीक है, आदि व्यंग लेखन जो है इसने लिखे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? हिंदी रेखा चित्र, ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, साथ ही साथ देवेंद्र सत्यार्थी, या डी पदम सिंह शर्मा। तो हिंदी का रेखा चित्र का जनक जो माना गया है वो माना गया है पदम सिंह शर्मा जी को। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी रचना है? ठीक है, प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी रचना है? ए शिवानी, बी अमृत राय, सी प्रेमचंद, डी शिवरानी देवी। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही ये किसकी रचना है? तो ये मानी गई है अमृत राय जी की, ठीक है, अमृत राय जी की है। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक हमारे पास देखने को मिलता है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। तो इसकी रचना इनकी जो पत्नी है शिवरानी देवी ने की, शिवरानी
देवी ने की। तो एक हमारे पास है प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई जी ने ये रचना की है, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, प्रेमचंद कलम का सिपाही, अमृत राय। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है हमारे प्रश्न के मुताबिक, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि जो है किसके निबंधों का संग्रह है? तो ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी बाबू गुलाब राय, डी पद्मलाल पुनलाल बख्शी। तो चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह माना जाता है? तो वो माना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी जो हैं उनका जो कह लीजिए कि शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ। इसी के साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जो कि हिंदी शब्द सागर का की भूमिका सर्वप्रथम लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। इन्होंने चिंतामणि जो है अपना निबंध संग्रह है इनका, जिसके 4 भाग हैं चिंतामणि के। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इनकी जो पंक्तियां हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है, वो काफी हिंदी साहित्य में मान्यताएं रखती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्तियां हैं? ये हमने बताना है किसकी पंक्तियां हैं। तो ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु, सी विद्यापति, डी जगन्नाथ प्रसाद मिलित। तो एक नार ने अजरत किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए ताल सूखे और सांप मर जाए। तो ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की है। ठीक है, अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो जो हैं वो आदिकालीन कवि हैं। क्या है? आदिकालीन कवि। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदिकाल में जो है अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने मनोरंजन परक साहित्य लिखा। ठीक है, मनोरंजन परक साहित्य इन्होंने लिखा अमीर खुसरो जी ने। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी छायावदोत्तर युग, या डी उत्तर छायावदोत्तर। तो ए द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है द्विवेदी युग। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग रखा गया। और गुप्त जी जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो द्विवेदी युग के कवि है। और गुप्त जी जो है साकेत गुप्त जी का बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। 12 सर्ग है साकेत मर। ठीक है, राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार हमने बताना है कि क्या होता है। यहां समान गुण आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है। गौर फरमा इस पर जो है गौर कीजिएगा, संभावना होती है। ठीक है, जहां समता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, मुख्य है। जहां उपमेय और उपमान की रूप के आधार पर तुलना की जाती है, तो या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है रूपक अलंकार? जिसमें जहां समता प्रकट करने के लिए उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। तो क्या है हमारा
बी ऑप्शन। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं तथा 10 द्वार से सोमपान तक आत्मकथा के लेखक कौन है, कौन माने गए हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, यशपाल या हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन माने गए क्या भूलूं क्या याद करूं 10 द्वार से सोमपान तक। हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो प्रकाश हमने पहले ही डाल चुके हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो राग दरबारी उपन्यास जो है पत्र शैली में है, डायरी शैली में है, रिपोर्टाज शैली में है या डी रेखा चित्र शैली में है? तो किसमें है? रिपोर्टाज शैली में। तो राग जो है राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल जी का है। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? नई कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है? ए गुल की बन्नो, बी परिंदे, सी छोटे छोटे ताजमहल, डी मलबे का मालिक। तो नई कहानी की शुरुआत जो है तो वो कहां से मानी जाती है? परिंदे कहानी से। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से है? परिंदे कहानी के। परिंदे कहानी जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? ए नाबर सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी महीप सिंह, डी हिमांशु जोशी। तो महीप सिंह जो है वो सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? हमें देखना है कि जो भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं मानी गई है वो कौन सी रचना है? ए सिक्का बदल गया, बी अमृतसर आ गया, सी मुर्दों का टीला या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही जो है बड़ी आसानी के साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपने जो है अपना नेम टाइप करना है, फिर पेपर यानी कि जिस पेपर की आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, ठीक है, अपनी पेपर की बखूबी तैयारी करना चाहते हैं जैसे मास्टर कैडर हिंदी पंजाबी, आपका कोई भी पेपर हो, ठीक है। सिटी यानी कि अपने शहर का नाम जिसमें आप निवास कर रहे हैं, अपने शहर का नाम, या आप अपने किसी गांव में भी रहते हैं तो अब अपने गांव का नाम टाइप कीजिए। मेल फीमेल ये सब अपने टाइप कर जो है अपने इन स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसी के साथ साथियों आप इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, हिस्ट्री हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, ठीक है, पॉलिटी लेक्चरर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट पीटीआई और हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित किसी भी कोर्स से आप संबंधित हैं तो आप जो है बिल्कुल घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप जो है पीएस टेट 1 सेकंड और एनटीटी मास्टर कैडर मिस्टर कैडर पीटीआई पी ट्रिपल एस बी पीसीपीएल गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबरों के माध्यम से, ठीक है, और अपनी तैयारी बखूबी रख सकते हैं। यमक अलंकार है, अब हमने बताना है कि यमक अलंकार क्या होता है। अर्थालंकार है, बी उभयालंकार, सी शब्द अलंकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो यमक अलंकार क्या है? शब्द अलंकार। शुद्धाद्वैतवाद के स्थापक और इसका प्रतिपादन दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। ए शंकराचार्य वेदांत, बी रामानुचार्य वेदांत संग्रह, हित हरिवंश, हित 84 और डी भल्लवाचार्य उत्तर मीमांसा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि शुद्धाद्वैतवाद के स्थापक और इसके प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ जो है वो हमारा उत्तर मीमांसा है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रेखा चित्र और संस्मरण के लिए अधिकतर क्रमशः कौन से अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होते हैं? ए मेमोरियास और कैरेक्टर स्केच, बी मेमोरियास कैरेक्टर स्केच, स्केच मेमोरी, स्केच मेमोरियास। तो कौन सा है जो हमारे इसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है
रेखा चित्र के लिए स्केच और संस्मरण के लिए विमास मिमियास। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय परंपरा में रस किसका तत्व है? अब हमने बताना है कि भारतीय जो परंपरा है उसमें रस किसका तत्व माना गया है। ए नाटक का है, बी कहानी का, सी रिपोर्टाज का, डी संस्मरण का। यहां पर संस्मरण आएगा। ठीक है, तो हमारा नाटक का जो है रस तत्व माना जाता है। निम्नलिखित में से ग्रामांचलीय उपन्यास कौन सा है? ग्रामांचलीय उपन्यास कौन सा माना जाता है? ए बबूल, बी वरुण के बेटे, सी बलचनमा, या डी उपयुक्त में से सभी, या सभी के सभी आंचलिक उपन्यास है। तो हमारा आंसर होगा डी। हाँ भाई, सारे के सारे उपन्यास जो है वो आंचलिक है। बबूल, वरुण के बेटे और बलचनमा, ये सारे के सारे उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो हिंदी का जो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रांघ्या राघव, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी जो है तीनों के तीनों जो हमारे विकल्प में है वो तीन को तीन जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हिंदी के जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे तो वो कौन से हैं? ए गोपाल राम गहमरी, सी देवकी नंदन खत्री, सी दुर्गा प्रसाद खत्री, डी दामोदर मुखर्जी। तो कौन है जिन्होंने हिंदी के जासूसी उपन्यास लिखे और उनके प्रवर्तक माने गए? तो ए है हमारे पास गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी जो है वो जो है जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एब्रड्स नाटक कौन सा है? तो एब्रड्स नाटक हमने बताना है कि इनमें से कौन सा माना जाता है। तो ए छोटे सैयद बड़े सैयद, बी अब्दुल्ला दीवाना, सी खुजराहों का शिल्पी, या डी सिंहधारी। तो अब्दुल्ला दीवाना जो है वो एब्रड्स नाटक के जो है एब्रड्स नाटक माना जाता है। आत्मकथा कहते हैं, तो आत्मकथा किसे कहते हैं हमने ये जानना है। ए किसी भिन्न व्यक्ति का लिखित जीवन वृत्त, यानी कि किसी अलग व्यक्ति का जीवन वृत्त, स्वयं का लिखित जीवन वृत्त। ए कल्पित गद्य कथा के साथ जीवन वृत्त, डी मनोरंजन पूर्व लेखन कल्पित कथा। तो कौन सा है, किसे कहा जाता है? तो वो हमारे पास है स्वयं। स्वयं का लिखित जो है जीवन वृत्त, जो स्वयं का जीवन वृत्त है तो उसे कहा जाता है आत्मकथा। निम्नलिखित में से कौन सी विधा श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत परिणत की जाती है? तो कौन सी विधा है जो हम जिसे सुन भी सकते हैं श्रव्य और देख भी सकते हैं? वो कौन सी विधा मानी जाती है? ए चंपू, बी महाकाव्य, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी नाटक को हम जो है श्रव्य भी है, सुन भी सकते हैं, जैसे रेडियो नाटक है ना। तो दृश्य भी है, हम उसे देख भी सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी किस विधा का क्या है? सॉरी, हड्डी किस सॉरी, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी की विधा क्या है, यानी कि हमने बताना है ये क्या है, किस विधा में रचित है। ए एकांकी है, बी नाटक है, सी कहानी है, और डी जो है गद्य गीत है। तो क्या है भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी? तो ये माने गए हैं एकांकी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इला चंद्र जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? इला चंद्र जोशी, तो इला चंद्र जोशी ऐतिहासिक है, ठीक है, बी प्रगतिवादी है, सी मनोवैज्ञानिक है, या उपयुक्त सभी। तो क्या है ये? मनोवैज्ञानिक। तो इला चंद्र जोशी किस विधा के धारा के हैं? तो मनोवैज्ञानिक है। प्रेमचंद के कहानी संग्रहों का प्रतिनिधि नाम है। तो क्या नाम है प्रेमचंद के कहानी संग्रह का? ए सेवा संगम, बी मानसरोवर, सी आकाशदीप, या डी ग्राम। तो प्रेमचंद के कहानी संग्रह जो है वो है मानसरोवर।
तो मानसरोवर जो है 8 भागों में विभाजित है। ठीक है, 8 भागों में विभाजित है, 8 भागों में है मानसरोवर। और प्रेमचंद जी ने कहते हैं कि कुल तकरीबन यानी कि करीब 300 कहानियां लिखी। ठीक है, 300 कहानियों के करीब इन्होंने लिखी और मानसरोवर जो है में संकलित है 8 भागों में। निम्नलिखित में से कौन नई कहानी का प्रतिनिधि रचनाकार नहीं है? तो ए निर्मल वर्मा, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। तो कौन सा है हमारे पास? डी धर्मवीर भारती जो है वो क्या है, नई कहानी का प्रतिनिधि रचनाकार नहीं है। बाकी तीनों के तीनों है, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक, तो ए सुदर्शन नारंग को, बी महीम सिंह, सी गंगा प्रसाद विमल और भारत भूषण अग्रवाल। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्यालियां टूटती है किसकी एकांकी है? तो प्यालियां टूटती हैं किसकी एकांकी है या किसके द्वारा रचित एकांकी है? तो ए है लक्ष्मी नारायण लाल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अशक, डी मोहन राकेश। तो प्यालियां टूटती हैं सी सॉरी डी मोहन राकेश। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है? तो ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो ललित निबंधकार इनमें से कौन है? तो ललित निबंधकार इनमें से जो माने गए हैं वो ये है कि ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी विवेकी राय, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन है? तो कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय तीनों के तीनों है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थ वर्ग की प्राप्ति का वर्ण किस काव्य रूप के लिए अनिवार्य माना जाता है? जो चतुर्थ वर्ग है उसका जो प्राप्ति वर्ग है, तो ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी चंपू काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो महाकाव्य की विशेषताएं जब हमने देखी तो हमने ये हमें मालूम पड़ा था कि चतुर्थ वर्ग की प्राप्ति का वर्ण जो है महाकाव्य में देखा जाता है। नाटक भेद है किसका? रूपक का, बी उपरूपक का, सी अर्थन्यास का या डी संगीत का। तो नाटक किसका भेद है? तो रूपक का। नाटक रूपक का भेद है। किस काल में साहित्य में युद्धों का संजीव चित्रण हुआ? तो युद्धों का संजीव चित्रण हमने बखूबी रूप में ये जाना था कि सजीव रूप में जो वर्ण किया गया, साथ में कवि भी जाते थे। तो वो कौन से है? तो हमारे पास है रीतिकाल, बी छायावाद, सी आदिकाल, डी द्विवेदी काल। तो कौन सा है? सी आदिकाल। आदिकाल में क्या था साथियों कि जो कवि थे, कहते हैं कवि भी जो है वो युद्ध स्थल में जाया करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, युद्ध की संजीव जो घटनाएं हैं उनको वो अपने लेखनी में लिखा करते थे। ठीक है, तो आदिकाल बिल्कुल सही आंसर है। वह प्रथम कृति कौन सी मानी गई है जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बटे गए हैं? ए रामचरितमानस, बी आदि ग्रंथ, सी पृथ्वीराज रासो, डी मधुमालती। तो कौन सा है? आदि ग्रंथ। बिल्कुल राइट आंसर है आदि ग्रंथ। हिंदी के पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली में किसके राज्यकाल में हुआ? तो आप सभी को मालूम है कि जो कहते हैं कि पूर्व मध्यकाल किसे कहा जाता है ना, उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल जैसे कि हमारा भक्ति काल। तो भक्ति काल किसमें हमें देखने को मिलता है वो हमने जानने का प्रयास करना है। ए पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गजनवी, सी हर्षवर्धन सम्राट, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है। आहार्य का संबंध है ए औचित्य से, बी आरंभ से, सी अभिनय से, डी आहार से। तो किससे संबंध है? अभिनय से। सी जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है कि आहार्य का संबंध अभिनय से है। या अनुरागी चित्त की गति समझाए नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम, जो भूजे श्याम रंग, त्यो त्यो उज्जवल हुए में कौन सा अलंकार है?
तो कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी उपमा अलंकार है, सी विरोधाभास है, डी रूपक है। तो कौन सा है कि ये है विरोधाभास। विरोधाभास माना जाता है जिस कृति में कथा संगठन आवश्यक हो, सगवर्ता नहीं, जिसमें वस्तु वर्ण भाव वर्ण एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है पर कथा विस्तार नहीं, उसे कहते हैं, वह उसे क्या कहा जाता है? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी मुक्तक काव्य या डी कला गीत। तो उसे कहा जाता है खंड काव्य। खंड काव्य कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों अब हमारा जो ये जो लेक्चर है आप